एक मिनट बाद शुरू कर रहा हूँ। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है? क्या बात है आज जनता कम आई है हमारे बैच में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो रहे हैं? चल फटाफट शुरू करते हैं। सो दिस इज इलास्टिसिटी लेक्चर नंबर 3, राइट? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। एक मस्त हेडिंग बनाए। एवरीवन मेक अ न्यू हेडिंग। क्या हेडिंग पड़ेगी? चला गया रे। क्या हेडिंग बनेगी? तो हेडिंग बनेगी साहब स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। अभी ठीक हो? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, राइट? बड़ा मजेदार ग्राफ है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। ऐसे पढ़ते चलो, उड़ाते चलते हैं। तुम लोग मॉड्यूल निकाल लो, ठीक है। तो उसमें जो है एक छोटा सा ग्राफ तुम लोग देख पा रहे हो जी सर। कर्व बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मॉड्यूल में ग्राफ नहीं है, ग्राफ के बारे में है, ठीक है। ग्राफ में बता रहा हूँ, ठीक है। पहले ग्राफ में लोग छापो। सब लोग एक मस्त ग्राफ बनाए भाई। अभी बड़ा हो जाएगा नहीं? बना ले, है ना। फिर ग्राफ के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। चर्चा इन डिटेल। पूरा जगह खा लिया है। छाप ले, हाँ। छाप ले, फिर तुम लोगों को बताता हूँ। पूरा लिख लो, है ना। फिर एक एक करके पॉइंट नोट समझाता हूँ। पहले पूरा छाप लें, ठीक है। फिर मैं उड़ा दूंगा क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है। इसलिए पहले छाप लें, है ना। तुम लोग सोच रहे होगे ए है, बी है, सी कहाँ गायब हो गया, है ना। तो सी बाद में बताऊंगा, टेंशन मत ले, है ना। अभी टॉप सीक्रेट है, ठीक है। देख रहा है ना।
ठीक है। सेपरेट तो नहीं रहा, देखना देख रहा सबको, ठीक है। टेंशन मतलब बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है ना, पहले छाप ले फिर बताता हूँ। हाँ चलो पहले छाप लें इसको अच्छे से। बोलो भाई कितना हो गया? थोड़ा स्पीड में करें, हाँ थोड़ा जल्दी करोगे। ये लो। बोलो भाई कितना हो गया? कितना छाप लिया? यस डन। सही है, आगे बढ़े। चलो तो एवरीवन सी दिस, ठीक है, सबने लिख लिया ना भाई? उड़ा दूं क्या? बीच में बताते जाऊंगा, टेंशन मत ले, है ना। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बीच बीच में एक्सप्लेन करते जाऊंगा। एवरीवन नोट इट डाउन। उड़ा दूं क्या? आवाज नहीं है। उड़ा दिया जाए 1, उड़ा दिया जाए 2, उड़ा यस उड़ा दिया 3। चलो डन, आ जाए। मैं बीच में बताते जाऊंगा, टेंशन मत ले। ये लिखा तुरंत उड़ा दिया है ना, टेंशन मत ले। एवरीवन सी दिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ आया इलास्टिसिटी में, और इस कर्व पर बेस कई सारे सवाल पूछे गए, है ना, ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ठीक है, और बहुत आसान आसान से सवाल। ठीक है, तो देखो, तो कहानी दोस्त ऐसी है कि जैसे मान लो हमारे पास एक वायर है, उस वायर पे लगने वाला जो फोर्स है वो मैं धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूँ। 0 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, है ना, जब तक वो वायर शहीद नहीं हो जाता। शहीद समझता है? ठीक है, राइट, जब तक वो वायर जो है चला नहीं जाता है। राइट, इतना उसको खींच, इतना खींच, इतना खींच, मरते दम तक खींच ले, मरते दम तक, है ना, जब तक है जान, जब तक है जान, खींच ले खींच ले खींच ले। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो मैं सर ये कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि देखो, अगर आपको वायर पे स्ट्रेस लगाना है, वायर में स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है, उसको एलोंगेट करना है, सो यू हैव टू अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एट इट्स टू एंड्स। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो लोग? ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ये जो फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड मैं धीरे धीरे वेरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, राइट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। खैर इन्फिनिटी तो पहुंच ही नहीं पाएगा और पहले ही वो शहीद हो जाएगा। ठीक है, इतना स्ट्रेस लगाया वो निपट गया। खैर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे, टेंशन मत ले, है ना। एवरीवन सी दिस, तो फोर्स को धीरे धीरे मैं बढ़ाते जाता हूँ। फोर्स बढ़ाएंगे स्ट्रेस बढ़ेगा भाई साहब, स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो आप फोर्स बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ाने से तो स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। ठीक है भाई, बहुत सुंदर। रुको रुको रुको, अब देखो इसमें कई सारे केसेस हैं, है ना। इनिशियली क्या होता है, जब तक स्ट्रेस स्मॉल होता है, भाई एक बात बता, अगर स्ट्रेस 0 है तो क्या स्ट्रेन भी 0 होगा? रुक जा रुक जा रुक जा। पहले हम लोग लेट्स स्टार्ट विद ओए रीजन, ओए रीजन में आएंगे। ठीक है, रुक जा समझ ले बात में सामने। क्या हम लोग y बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पढ़ते हैं? भाई एक बार बता, ऐसे लिख ले, स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस अपॉन y। अगर फोर्स 0 है तो स्ट्रेस 0 हो जाएगा, तो क्या स्ट्रेस ही नहीं लगाया तो स्ट्रेन कहां से आएगा? तो क्या कर्व ओरिजिन से स्टार्ट करेगा? है ना, तो बोलो भाई, ये सुनो भाई, तुमने फोर्स ही नहीं लगाया, स्ट्रेस ही नहीं आया, स्ट्रेस ही नहीं लगाया तो फिर किस बात का स्ट्रेस? है ना, दिमाग पे स्ट्रेस डालोगे तब तो वो काम करना शुरू करेगा, इट विल स्टार्ट वर्किंग।
ठीक है ना। लोड लोगे तब तो वो काम करेगा, लोड ही लोगे टेंशन फ्री कूल, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो वही कहानी है, जब स्ट्रेस जीरो है तो स्ट्रेन जीरो है। क्या कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन, अगर स्ट्रेस बराबर जीरो तो दो स्ट्रेन बराबर भी जीरो। ठीक है भाई साहब, ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट हो गया। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा और पाया गया, एक्सपेरिमेंटली मेजर करके देखा और पाया गया। लक्ष्य जन समझ रहा ना, पूछेगा ग्राफ कैसे आया, आज पूछा नहीं रहे समझ रहा ना, ये ग्राफ कैसे आया, ये एक्सपेरिमेंटली मेजर करके देखा गया समझ रहा ना, ये एक्सपेरिमेंटली है ना मेजर करके देखा गया कि हाँ भाई जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं स्ट्रेन का जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरह से आया। फिर उसके बेसिस पे हम कई सारी चीजें प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कई सारी नई नई चीजें प्रेडिक्ट कर रहे हैं, है ना। तो देखो सब लोग थोड़ा ध्यान देना, है ना। तो भाई साहब ऐसा है कि आप जब तक छोटा स्ट्रेस लगाओगे तब तक इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, और वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इट इज नन अदर देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे वायर है, हम चर्चा कर रहे हैं लीनियर चेंजेस की, तो लीनियर चेंजेस के लिए कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करता है, ये सुनो, यंग्स मॉडुलस। तो ऐसा देखा और पाया गया, सब लोग थोड़ा ध्यान देना, कि जब तक दो स्ट्रेस स्मॉल है तब तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे उसी उसी रेशियो में स्ट्रेन बढ़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखें, क्या आपको जब तक स्ट्रेस छोटा है तो जितना स्ट्रेस दिख रहा है क्या उतनी स्ट्रेन है, जितना स्ट्रेस लगाया उतनी स्ट्रेन, जितना स्ट्रेस लगाया उतनी स्ट्रेन, जितना स्ट्रेस लगाया उतनी स्ट्रेन। Stress is directly proportional to strain and this proportionality constant is none other than y. Stress बराबर y into strain, stress बराबर y into strain। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी रहती है दोस्त, ये आप देखो स्ट्रेस बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ये एक्चुअली में प्रोपोर्शनलिटी दोस्त ए पॉइंट तक रहती है। कहां तक, मतलब आप मैक्सिमम इतना स्ट्रेस लगा सकते हैं विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, ये फंडा है दोस्त। इस ए पॉइंट को बोला गया प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि अप टू दिस पॉइंट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस स्ट्रेन, इसलिए ए पॉइंट को बोला गया, ए पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलता है, प्रोपोर्शनल लिमिट। हर चीज की एक लिमिट होती है ना, तो इसकी भी एक लिमिट है, एंड दिस लिमिट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना। वो लिमिट अप टू व्हिच द अप्लाइड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट लिमिट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल लिमिट। क्लियर है। तो इसमें ऐसे सवाल बन सकते हैं, कैसे सवाल, कि इस इंटरवल में अगर मैं ग्राफ का स्लोप पूछूं, एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप, देखो ग्राफिकल प्रॉब्लम्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक ग्राफ की स्लोप, दूसरा ग्राफ का एरिया। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि किस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, किस ग्राफ का एरिया क्या होता है। क्या तुम लोगों को पता है, आई मीन पता तो है, क्या तुम लोगों को याद है वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेशन। वीटी ग्राफ का एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस। ये सुनो, डू यू रिमेंबर, यस सर। टाइम ग्राफ का, है ना, कंफ्यूज मत होना रे, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, है ना, तो क्या एक्सेशन, लेकिन वीटी ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे हमने करंट में देखा, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप करंट डेल रिस्पांस, और करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया चार्ज, है ना। एवरीवन रिकॉल कर पा रहे है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखें, अगर तुम्हें पूछता है, मान लो ये सब क्वांटिटीज तुम्हें दे रखा है, ये क्वांटिटी गिवन है खटैक, ये क्वांटिटी गिवन है खटैक, तो क्या इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा यंग्स मॉडुलस को, वायर के यंग्स मॉडुलस को, ये सुनो। यस सर। इस ग्राफ का स्लोप, स्लोप मतलब टेन थीटा, तो क्या टेन थीटा तुम्हें दिख रहा है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इस ग्राफ में टेन थीटा क्या तुम्हें दिख रहा है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ऐसे सवाल बन सकते, पूछे जा चुके हैं, है ना, जेई मेंस में भी और नीट में भी। आपको कुछ डेटा दे देगा, है ना। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट गिवन है, ये कोऑर्डिनेट गिवन है, पूछेगा बता वायर की यंग्स मॉडुलस, तो कुछ नहीं, स्लोप निकालना पड़ेगा। मेरा बोर्ड भर गया है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तुम लोग पहले इतना छापो, है ना, तुम लोग इतना छापो, फिर मैं वो पॉइंट लिखा भी देता हूँ, पहले इतना छापो, है ना। तो एक एक पॉइंट नोट करते जाए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ना, बहुत इंटरेस्टिंग आउटकम्स आने वाले हैं, ठीक है। छाप कंप्लीट कर लो, बताना, कंप्लीट करो फिर बताना।
कल इसको वाइंड अप कर देंगे ट्यूसडे को, और वेडनेसडे से वी शैल बी स्टार्टिंग विद द वेव्स लेवल 2। वेव्स लेवल 2 का मैं तुम लोगों के ग्रुप में है ना शीट डाल दूंगा, उसको अटेम्प्ट करके आ जाना। लास्ट ईयर के भी कुछ बच्चे हैं तो सबकी कंबाइंड क्लास ले लेंगे, ठीक है। उन लोगों का भी अभी लेवल 2 छूटा हुआ है, ठीक है भाई साहब। तो अब तुम लोग वेव्स रिवाइज करना शुरू करो, है ना। होपफुली हम लोग जो है वेडनेसडे से है ना इसी टाइम पे 12:30 के आसपास, एक घंटा ज्यादा नहीं है ना, एक घंटा, हाँ। वेडनेसडे से वी शैल बी स्टार्टिंग विद वेव्स लेवल 2। तो मैं है ना वेव्स लेवल 2 का जो असाइनमेंट है तुम्हारे ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, एक बार तुम लोग अच्छे से बनाते रहना उसको, ठीक है, राइट। रिवीजन मान लो तब तक, जब तक का समय है तब तक अच्छे से उसको रिवाइज कर डालना, ठीक है। वेव्स लेवल 2 उसके बाद फ्लूइड्स लेवल 2, ठीक है, धीरे धीरे लेते चलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे इसको कंप्लीट करते चलेंगे, टेंशन मत लो। चलो भाई इतना छापिए, आगे बढ़ेंगे। जी सर, आगे बढ़ेंगे, क्या बोल तुम लोग, आवाज नहीं आई। डन सर। देख रहे हो मेरे, मैं इसमें बस एक छोटू सा पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, है ना। क्या पॉइंट ऐड कर रहा हूँ बता रहा हूँ, पढ़ा दो, आ जाओ। तो पॉइंट बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान दें, कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वायर के यंग्स मॉडुलस को। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सुनो थोड़ा सुनो। अभी ये पूरा है ना ओ से ए तक के अंडर में ही चल रहा है ना। तो देखो क्या इस ग्राफ का, अच्छा स्लोप पढ़ता क्या है, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट, ये तो पढ़ता है। आप समर वेकेशंस में छुट्टी में पहाड़ों पे जाते हो, छुट्टियां मनाने जाते हो कि नहीं, है ना, थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना, कूल ब्रीजेस मिले, है ना ठीक है, राइट, जाते हो कि नहीं जाते हो। शिमला, कुल्लू, मनाली, रोहतांग पास, और थोड़ा ऊपर चढ़ दे नॉर्थ इंडिया में, है ना, कहाँ कहाँ, लेह लद्दाख चला जाए और ऊपर चढ़ जाए माउंट एवरेस्ट पे उससे ऊंचा क्या है। तो पहाड़ पे जैसे जाता है, पहाड़ का स्लोप का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप ऑफ हिल, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे वाई किस रेट से चेंज हो रहा है, उनका जो रेशियो है, दैट इज मेजर ऑफ स्लोप ऑफ हिल, स्लोप ऑफ ब्रिज, स्लोप ऑफ अ बिल्डिंग, स्लोप ऑफ अ लाइन, एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो क्या मैं इस ग्राफ की स्लोप लिखूंगा चेंज इन स्ट्रेस अपॉन चेंज इन स्ट्रेन, चेंज इन स्ट्रेस अपॉन, देख ऐसे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, स्लोप बराबर चेंज इन स्ट्रेस, चेंज इन, आवाज नहीं आई, ये सुनो, है ना, आसान भाषा में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वही तो वही है, ये सुनो, चेंज इन स्ट्रेस या चेंज इन स्ट्रेन, है ना। देखो इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है कितना स्ट्रेस लगाया, कितना स्ट्रेन लगाया, उनका जो रेशियो वही तो वही होता है, ये सुनो। तो हमेशा ध्यान रखें क्या, स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व इट रिप्रेजेंट्स यंग्स मॉडुलस। क्या बोला, इसको थोड़ा हाँ अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक यू नो ऐसे लिख देता हूँ, क्या, स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, पूछ सकता है, पूछा हुआ सवाल है, अभी तुम लोग वर्कशीट बनाना शुरू करोगे ऐसे सवाल मिलेंगे, है ना। तो पहले सुन लो, स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ये दोस्त रिप्रेजेंट करेगा यंग्स मॉडुलस को, वही से है ना, जान पहचान है सबकी, वही मतलब यंग्स मॉडुलस, क्या है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स आपका पर्सन मॉडुलस है ठीक है, छाप ले, छाप ले, फिर बताता हूँ कैसा सवाल पूछा गया है, कैसे कैसे पूछ सकता है ना, पहले इतना छापते हैं, एक एक पॉइंट छापते चले। बोलो भाई, कंप्लीट कर लो, बताना है। जी सर, आगे बढ़ेंगे, बोलो इतना हुआ कि नहीं, डन 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 डन।
यस, नोट इट डाउन, आगे बढ़ना। Yes, sir. छाप लिया, चल आगे बढ़ लेता है। अभी ठीक हो, क्लियर है, आ जाए। तो देख, सवाल ऐसे पूछ सकता है दोस्त, इसमें सवाल ना ऐसे पूछ सकता है कि जैसे मान लो तुम्हें ये सब कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट गिवन है इसके, है ना, जैसे इस तरह का एक है ना सवाल दे देगा। से फॉर एग्जांपल स्ट्रेस स्ट्रेन इनमें एक छोटा सा ग्राफ दे देगा, है ना, वैसे खैर बहुत बड़ा सा ग्राफ होता है ना, इस तरह से, जैसे मान लो ग्राफ गिवन है ना, कुछ भी बड़ा सा ग्राफ गिवन है, ठीक है। खैर मैं अपने मतलब की बातें बताता हूँ, है ना। तो देखो, जैसे मान लो तुम्हें ये कोऑर्डिनेट गिवन है, लेट्स से स्ट्रेस की वैल्यू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, और उसकी वैल्यू मान लो, ठीक है भाई था 2, और खैर स्ट्रेन तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है, ये सुनो आवाज नहीं है, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। Strain is a unitless and dimensionless quantity as it is the ratio of two similar quantities. Stress force per unit area, है ना, तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, राइट। और ऐसा पूछ सकता है, बता ऐसा ग्राफ देगा, पूछेगा बता यू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ यंग्स मॉडुलस, तो क्या y निकालने के लिए इस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप निकालने के हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन के कोई दो पॉइंट पकड़ लो, उनके कोऑर्डिनेट्स देख लो, है ना। जैसे मान लो ये ओरिजिन है 0 0, इस पॉइंट के मान लो कोऑर्डिनेट्स हैं, या सुनो x हो गया 2, y हो गया 10, है ना। assume this to be x1 y1, this to be x2 y2 and do y2 minus y1 upon x2 minus x1, or you can also use tan theta, yes or no, है ना, where theta is angle made by a straight line with the positive x axis, दोनों तरह से निकाल सकते हो। जैसे कोऑर्डिनेट्स अगर आप निकालना चाहें तो दोस्त e हो जाएगा, e मतलब y हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे लीनियर चेंजेस के लिए डिफाइन होता है, व्हिच इज कॉल्ड एज, है ना, यंग्स मॉडुलस। तो देखो y2 minus y1, है ना, अपॉन x2 minus x1, ये सुनो, समझ पा रहे हो तुम लोग। ये tan थीटा से भी निकाल ले, tan थीटा क्या 10/10 हो जाएगा, और क्या 10 मतलब 10 ही तो आएगा, और 10/2 ही तो आएगा, डल रिस्पांस, ये सुनो वैसा माना तो बोलो। अच्छा, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं जितने भी तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चाहे यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या उनका यूनिट, उनका डायमेंशन सेम होता है, और क्या यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या डायमेंशन होता है ml-1 t-2, ये सुनो, क्लियर है। तो ऐसे सवाल छोटे छोटे बन सकते हैं, है ना, छाप ले, ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं नीट में भी, मेंस में भी, छाप ले, है ना, फिर से पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है ना, बहुत इसके इंपॉर्टेंट आउटकम्स आने वाले हैं, देखिए पॉइंट बहुत अच्छे समझते हैं, कंप्लीट कर लो, बताना। बोलो भाई, कितना हो गया। जी सर, आगे बढ़े, यस, नोट इट डाउन, हाँ हाँ लिख लिए, चल आ जाए अब। एक मिनट, हाँ ले 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 ले, आराम से आराम से, ठीक है, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, ठीक है। डन सर। चल, तो देखो अब इसके आगे की जर्नी देखें, इसके आगे की बड़ी मजेदार जर्नी है ना। और देखो चला गया, एक मिनट आ गया, अभी देख रहे हैं अब, देखो तो भाई साहब ऐसा है, अब हम लोग थोड़ा सा जीवन में आगे बढ़ते हैं, जीवन मतलब ग्राफ में, ठीक है, यही अपना जीवन है, ठीक है, राइट, वर्क इज वर्शिप, ठीक है, कर्म ही पूजा है, ठीक है। अच्छा, तो भाई साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमने दोस्त जो स्ट्रेस है बस यहाँ तक बढ़ाया, 0 से इतना स्ट्रेस बढ़ाया, और ये स्ट्रेस इस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल था। अब मैं ए से आगे बढ़ रहा हूँ, तो जब हम ग्राफ में ए से आगे बढ़े, तो ये सब एक्सपेरिमेंटली देखा और पाया गया, है ना, एक्सपेरिमेंटली मेजर करके देखा गया। तो जब हम ए से थोड़ा और आगे बढ़े, है ना,
तो हमने देखा कि वायर में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज तो रिटेन्ड हैं, वायर इलास्टिक बिहेवियर तो शो कर रहा है, बट इन दिस रीजन स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब पूछोगे साहब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि वायर इलास्टिक बिहेवियर तो शो कर रहा है, मतलब आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, आपने वायर को यहां से शुरू किया खींचना, खचाखच 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 खचाखच, इतना मस्त तबीयत से खींचा खींचा, छोड़ा, छोड़ने के बाद आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस वायर कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप या साइज को रिगेन कर ले रहा है। ये मतलब है कि वायर में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज रिटेन्ड है, बट आई रिपीट, इस रीजन में स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्योंकि तुम लोग देख पा रहे हो कर्व इज नॉट स्ट्रेट लाइन, कर्व है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, खचाक, ओ से तक स्ट्रेट लाइन, खचाक, ए से बी तक कर्व, खुचुक, समझ रहा ना बेटू, है ना, आवाजें इसलिए निकाल रहा हूं सो दैट फील आए तुम्हें, खचाक खुचुक, ये है ना, एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो यहाँ पे आपने जो स्ट्रेस लगाया वो अब स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, आप नोटिस करें ध्यान से, आपने स्ट्रेस कम बढ़ाया लेकिन स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया, डल रिस्पॉन्स। यहां पे क्या हुआ, जितना स्ट्रेस उतना ही स्ट्रेन, यहां पे ऐसा नहीं है, आपने स्ट्रेस इतना बढ़ाया, खचाक, स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, कुचुक, ये है। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो यहां पे ध्यान रखें, मैं ये बोल रहा हूं कि साहब ए से बी तक का जो रीजन है, इस रीजन में द वायर रिमेन्स इलास्टिक, है ना, मॉड्यूल में पढ़ लेना, डिटेल में लिखा हुआ है, बस काम की चीजें समझा रहा हूं, सुन ध्यान से, देख, वायर रिमेन्स इलास्टिक, वायर में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, that is after the removal of deforming forces, after a removal of deforming forces, wire regains original shape or size, original shape and size, shape and size. But here stress is not directly proportional to strain. क्या बोला? Here stress is not proportional to strain. और ये कहानी दोस्त चलती जाती है, ऐसे बढ़ना शुरू किया था, ये चलती जाती है अप टू सम पॉइंट बी, ध्यान से समझे, ध्यान से समझे, ध्यान समझे, ध्यान समझे, ध्यान समझे, बहुत ज्यादा ध्यान समझे, है ना, ये कहानी दोस्त चलती जाती बी, मतलब आप मैक्सिमम इतना स्ट्रेस लगा सकते हो सो दैट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्ट्रेस द वायर इज बैक टू पवेलियन, वायर रिगेन्स कंप्लीटली इट्स एक्चुअल शेप और साइज, ये मतलब है। और इस बी पॉइंट को बोला गया इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, कुछ बुक्स में इलास्टिक लिमिट मिलेगा, कुछ बुक्स में यील्ड पॉइंट मिलेगा, इट्स वन एंड द सेम थिंग। रोक, डी को क्या बोला, बी को क्या बोला, इट्स कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट मतलब वो आखिरी पॉइंट जब तक वायर में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज रिटेन्ड हैं, इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। तो इलास्टिक लिमिट पहले बता, इलास्टिक लिमिट का फंडा समझ में आ गया? Do you understand the difference in between this proportional limit and elastic limit? देख, दोनों में ही वायर इलास्टिक है, यहां तक भी वायर इलास्टिक है, यहां पे भी वायर इलास्टिक है, the only difference is यहां से यहां तक के रीजन में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट यहां से यहां तक के रीजन में वायर इलास्टिक है, इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स वायर वापस से कंप्लीटली अपना एक्चुअल शेप और साइज को रिगेन कर लेता है, बट in this region stress is not directly proportional to strain, as you can notice it, है ना, स्ट्रेस आपने थोड़ा बढ़ाया है, स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ाया है, स्ट्रेन खचाक, स्ट्रेस खुचुक खचाक, मतलब स्ट्रेस थोड़ा बढ़ा है, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया है, इट्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इज इट क्लियर? पहले देना छापें।
कंप्लीट करो, बताना भाई, कंप्लीट करो तो बताओ। बोलो भाई, एवरीवन डन? Yes, sir, done. लिख लिया? बाकी जनता छाप रहे हो तुम लोग? Done, sir. हाँ हाँ, Done, sir. छापते रहो। आजा, चल आगे बढ़ते हैं। सुन, अब थोड़ा सा जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं, है ना? अब बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी आने वाली है ना? जर्नी का ही तो मजा है ना? मंजिल तो एक ना एक दिन मिल ही जाएगी, है ना? जर्नी का आनंद ले। ठीक है। जर्नी अगर मजेदार होगी तो, है ना, मंजिल तो बहुत ही मजेदार होगी। अरे तो भाई साहब कैसा है? आप अभी रुके नहीं, थमो नहीं, आगे बढ़ते जाए जीवन में। तो आप जो है स्ट्रेस आपने बढ़ाना चालू रखा है ना, देखो स्ट्रेस 0 से बढ़ाना शुरू किया, खचाक 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 यहाँ तक पहुंच गए। अब आपने और बढ़ाया। तो जब आप स्ट्रेस और बढ़ाते हो, देन स्ट्रेन इंक्रीजेस मच मोर रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ता है। वायर बहुत तेजी से खींचता है, खचाक, थोड़ा सा लगाया खुचुक, अचानक से बड़ा हो गया। लगाते गए और ज्यादा बढ़ा है, खचाक से बढ़ गया है ना? स्ट्रेस थोड़ा लगाया, स्ट्रेन खचाक से बढ़ गया, ऐसा है ना? तो यहां से तुमने और स्ट्रेस बढ़ाना चालू रखा तो स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली वायर डी पॉइंट पे शहीद हो जाता है। दिस डी पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट। वायर को भी फ्रैक्चर हो गया, रे प्लास्टर करवाना पड़ेगा, प्लास्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है? फ्रैक्चर हो गया, वायर का टूटना तय है, ये इस डी पॉइंट पे डिसाइड हो चुका है, टूटना तय है, टूट के रहेगा। लेकिन टूटने से पहले की थोड़ी स्टोरी, क्योंकि तुम लोग सोचोगे साहब ए पॉइंट आपने लिखा, बी लिखा, सीधा जंप कर गए डी पे, सी कहाँ है? 1 2 4 1 2 4 3 लीक कर रहा है। 3 कहाँ गया है ना? तो ए बी डी वेयर इज सी? अब देख, अब सी की सिग्निफिकेंस तुम्हें समझ में आएगी, ठीक है? ये देख, यहां से यहां तक के बीच में क्या हुआ है, सोचो थोड़ा सा। आई मीन यहां तक तो ठीक है भाई, आपने बोला वायर में इलास्टिक बिहेवियर है, आप आपने वायर को इतना मैक्सिमम स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस हटाने के बाद वायर कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप या साइज को रिगेन कर ले रहा है। अच्छा, यहाँ पे वायर टूट जा रहा है, यहां तक डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिए, वायर कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप या साइज को रिगेन कर ले रहा है, और यहाँ पे टूट जा रहा है। बट व्हाट हैपेंस इन बिटवीन द बी एंड डी? यही तो गेम का मजा है। बी और डी के बीच में क्या गेम चल रहा है, सोच के बोल। क्या बी से डी में अगर आप स्ट्रेस हटाते हो तो क्या वायर सिर्फ पार्शियली ही अपना शेप या साइज रिगेन कर पाएगा? टेल रिस्पांस। ये मतलब है कि वायर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, हाँ, वायर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, अब वो इलास्टिक बिहेवियर नहीं शो कर रहा है। सब लोग थोड़ा ध्यान से सुने, आप मैक्सिमम इतना स्ट्रेस लगा सकते हो सो दैट आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्ट्रेस वायर कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप या साइज को रिगेन कर ले। लेकिन अगर आपने यहां तक, लेट्स से मैं कोई जनरल पॉइंट दोस्त ले रहा हूं, कोई भी जनरल पॉइंट समवेयर इन बिटवीन दिस बी एंड डी, तो सुनो एवरीवन, सी दिस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपने मान लो सी तक स्ट्रेस लगाया और वो स्ट्रेस हटाया, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वायर कंप्लीटली अपना शेप या साइज रिगेन कर ले। करेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करेगा, ना, करेगा। तुम सोचो कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा, ना, आएगा।
लेकिन वो पार्शियली आएगा। जैसे मान लो इतना बड़ा था, आपने खींच के इतना बड़ा कर दिया, अब यहाँ पे आपने डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटाए तो वापस से अपना वायर जो है ओरिजिनल शेप या साइज रीगेन करेगा, लेकिन कंप्लीटली ना करके पार्शियली कर पाएगा। मतलब उसमें क्या परमानेंट, थोड़ा बहुत परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। सब लोग थोड़ा ध्यान से सुने। अगर आपने सी पॉइंट पे आके, अगर आपने सी पॉइंट पे आने के बाद वायर को छोड़ा, लेट्स से ये कोई पॉइंट ओ है, ये वाला कोई पॉइंट ओ प्राइम है, तो क्या इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेन वापस आ गया है वायर में? इतना अमाउंट ऑफ वायर में स्ट्रेन रह गया है। थोड़ा ध्यान से देखें मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सी पॉइंट पे इतना स्ट्रेस आपने लगाया, खींच दिया अच्छे से, मान ले इतना खींच दिया, अब उसको हटा दिया, हटाने के बाद क्या होगा? कंप्लीटली ओरिजिनल शेप या साइज रीगेन नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा उसमें स्ट्रेन रह जाएगा, थोड़ा सा उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है ओबी रीजन और बीडी रीजन का, राइट? मतलब मैं ये बोल रहा हूं, एट पॉइंट सी after the removal of deforming forces, wire only partially regains, क्या partially regains its shape or size, राइट? आपने सी पॉइंट पे आते आते, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटाई, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस वायर कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप या साइज को रीगेन नहीं कर पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा भाई, कुछ ना कुछ एलोंगेशन रह गया, कुछ डिफॉर्मेशन रह गया। हाँ, इसलिए वहां पे कुछ ना कुछ स्ट्रेन रह गया, जो यहाँ पे मैंने ओ प्राइम से शो किया। आप ध्यान से देखें, क्या इस ओ प्राइम के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस तो जीरो है, ये देखो, है ना, ये देखो, वाई एक्सेस पे जाएगा तो स्ट्रेस मिलेगा, है ना? यहाँ पे स्ट्रेस जीरो है, लेकिन स्ट्रेन कुछ रह गया है, ये शो करने की कोशिश है, राइट? तो ओ प्राइम इज स्ट्रेन remaining in the wire, इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेन उसमें रह गया है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। तो ये डिफरेंस है इन बिटवीन बी एंड सी। यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएगा, बॉडी वापस से अपना ओरिजिनल शेप या साइज रीगेन करेगा, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं रहेगी, कोई भी स्ट्रेन नहीं रहेगी। लेकिन बी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में कहीं भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लें, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस कुछ ना कुछ फाइनाइट, डेफिनेट, नॉन जीरो, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी, कुछ ना कुछ स्ट्रेन आ जाएगी। पहले इतना छापे, फिर हम लोग चर्चा करेंगे डी और ई की, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोलो भाई, कितना होगी? यस, इतना होगी, आगे बढ़े। जी सर, डन, आगे बढ़ा जाए, इतना छाप लिया। अब देख, इसके आगे की कहानी सुनो।
काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। हम लोग जैसे मान ले स्ट्रेस बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इसी तक पहुंच गए, अभी रुकना नहीं है, थमना नहीं है, स्ट्रेस और बढ़ा, बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा, सबका आता है ठीक है, कभी ना कभी तो आएगा ठीक है, अपना टाइम आएगा। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे वायर ब्रेक करना शुरू कर देता है। इस डी पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलता है? स्ट्रेस बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पे वायर ब्रेक करना शुरू करता है, ब्रेक होता नहीं है, शुरू कर देता है, आई मीन उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। वायर का टूटना तय है, ये डी पॉइंट पे डिसाइड हो जाता है। उसके बाद तो यू नो इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनना इधर देख। डी पॉइंट पे वायर स्टार्ट्स ब्रेकिंग। अब ये ब्रेक होता कैसे है? ऐसा नहीं होता है कि इस पॉइंट पे आते आते अचानक से वायर कट से टूट जाता है, ऐसा नहीं है, कुछ समय लेता है, नो डाउट। कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रिटल, आगे पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, है ना, डक्टाइल क्या होते हैं, ब्रिटल क्या होते हैं, इलास्टोमस क्या होता है, टेंशन मत लेना, इट्स अमेजिंग, है ना, वो सब पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, टेंशन मत ले, ठीक है। पहले समझ ध्यान से, जो मेटालिक वायर है वो तुरंत नहीं टूटता है, टूटने का प्रोसेस शुरू हो गया है। क्या तुमने कभी किसी वायर को टूटते हुए देखा है? ये सब चीजें कहाँ देखते हो, है ना, इनमें कहाँ इंटरेस्ट है तुम लोग, है कि नहीं तुम लोगों ने देखा होगा जब जैसे वायर है उसको हैंग कर दे, है ना, और उस पर लटक जा, आई मीन उस पर अच्छा से लोड लगाते जा लगाते जा लगाते जा लगाते जा, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा ना जिसके बाद तुम्हें स्ट्रेस लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली स्ट्रेन बढ़ता है। आप ध्यान से नोटिस करें, क्या डी पॉइंट के बाद मैं स्ट्रेस घटा रहा हूं लेकिन फिर भी स्ट्रेन बढ़ रहा है, अमेजिंग। ये सुनो, आफ्टर पॉइंट डी ध्यान से देख, मैंने कैसा ग्राफ बनाया, डल रिस्पॉन्स। ये सुनो, डी पॉइंट के बाद देख, मैंने स्ट्रेस घटाया है और क्या फिर भी स्ट्रेन बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे आते 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 आपने इतना ज्यादा खींच दिया है, वायर के कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन इतना ज्यादा कर दिया है कि इट स्टार्ट्स फ्लोइंग लाइक अ लिक्विड। कैन यू बिलीव इट? इट स्टार्ट्स फ्लोइंग लाइक अ लिक्विड जब वायर ब्रेक करता है, मेरे पास उसका ठीक है वीडियो नहीं है, अदरवाइज मैं तुम लोगों को वीडियो में भी दिखाता हाउ इट फ्लोस लाइक अ फ्लूइड, है ना ठीक है, नेट वेट में मैं सर्च करके तुम लोगों को दिखाऊंगा, अमेजिंग है। मतलब डी पॉइंट के बाद आप ध्यान से देखें, है ना, ये देख, आप स्ट्रेस कम कर रहे हैं फिर भी स्ट्रेन अपने आप बढ़ रहा है, तो वो फ्री फ्लो करने लगता है, क्योंकि आपने इतना मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया है कि वो सॉलिड की जगह लिक्विड की तरह बन जाता है, ऑटोमेटिकली फ्रीली फ्लो करता है, और करते करते किसी ई पॉइंट पे फाइनली ब्रेक करता है। इस ई पॉइंट को बोलता है रप्चर पॉइंट। रप्चर 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 क्या हो गया? बस अब इसकी जर्नी यहीं पे खत्म हो गई। इसकी जो जर्नी थी बस ई पॉइंट तक ही थी। वायर भी बोलता तुमने भाई साहब बहुत खींच लिया, अब मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय बहुत हो गया रे, खींच खींच के खींच खींच के खींच खींच ऐसा है। ई पॉइंट पे एग्जैक्टली डी पे वायर ब्रेक नहीं होता है, हाँ प्रोसेस शुरू हो जाता है ना, मतलब आफ्टर पॉइंट डी देख रहा है, कट रहा है, द वायर flows like a liquid and breaks at point E। और इस E पॉइंट को दोस्त बोलता है क्या? रप्चर रप्चर रप्चर। क्या बोलता है? रप्चर हो गया क्या हो गया? ये कहानी है। मतलब वायर थोड़ा सा समय ले लेता है टूटने में। जैसे कैसे तुम लोगों को फील कराऊं, तुम लोग नूडल्स खाते हो? अच्छा मैगी खाता है, मैगी खाते हो कि नहीं? 2 मिनट यस सर। खाता है तो जैसे मैगी खाता है ना, मैगी को खींचता है, आई मीन है ना, उसको खींचता है तो अचानक से नहीं टूटता है, वो थोड़ा सा समय ले लेता है। एक्चुअली वो वाली कहानी फील कर पा रहा है ना, उसको खींचता है ना तो अचानक से कट से नहीं टूटता है। जैसे ग्लास है, उसको कट से करेगा, कट से टूटता है, बट मैगी कट से नहीं टूटता है, थोड़ा सा खींचता है, खचाक खुचुक, समझ रहा है ना फील आई ना, वो वाली कहानी है ना, उसको खींच 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 तो अपने आप, हाँ हाँ ठीक है ना। ये सब एक्सपेरिमेंट करते हो क्या तुम लोग? ये सब कहाँ करते हो सर? खाते टाइम एक्सपेरिमेंट कौन करता है ठीक है ना, इन्हीं सब चीजों में तो फिजिक्स छुपी हुई है।
तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। मैगी खाना आप नेक्स्ट टाइम, है ना, जो मैं बोल रहा हूँ करना, ठीक है, थोड़ा सा खींचना। बोलता है कंट्रोल नहीं होता है सर। खाते टाइम ये सब कौन करेगा, नहीं करके देखना कभी, ठीक है। तो थोड़ा सा कुटक होगा, फिर वो अपने आप फ्रीली फ्लो होगा और टूट जाएगा, ऐसा है। तो वो वाली सिचुएशन है, थोड़ी थोड़ी फील आई, वो वाली गानी पहले इतना छाप, है ना, कुछ और है ना, मजेदार बातें बताता हूँ। बोलो भाई, इतना लिखिए। जी सर, आगे बढ़ा जाए, इतना छाप लिया तुमने? यस, आगे बढ़ाइए, आगे आगे बढ़ते हैं। तो वैसा वैसा है, कैसा? तो ये तो ग्राफ के बारे में है ना, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो गई कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे क्यों क्यों हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे देखें, दो रीजन आए, एक को बोलते हैं इलास्टिक रीजन, दूसरे को बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। क्या क्या मैं बोल सकता हूँ सब, ओ से स्टार्टिंग में लिखा दिया, बस बता रहा हूँ, है ना, स्टार्टिंग में नोट किया तुम लोग। ओ से क्या मैं बोल सकता हूँ बी तक का ये दोस्त जो रीजन आपको दिख रहा है, क्या ये इलास्टिक रीजन है? ये सुनो, ये ऐसा बोल सकते हो क्या इस रीजन में वायर का बिहेवियर इलास्टिक है? Here the wire, here behavior of the wire is elastic behavior. क्यों? क्योंकि आप आप मैक्सिमम डोज इतना स्ट्रेस लगा सकते हो सो दैट आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस स्ट्रेस वायर कंप्लीटली अपने ओरिजिन शेप या साइज को रीगेन कर लेता है। इसलिए इस रीजन को हम बोलते हैं क्या? इलास्टिक रीजन। या वायर के इस तरह के बिहेवियर को बोलते हैं क्या? इलास्टिक बिहेवियर। छापते चले। अच्छा, ये यहां से यहां तक का जो बिहेवियर उसको हम बोलते हैं क्या? प्लास्टिक बिहेवियर। ये थोड़ा हटा दो। ये यहां से यहां तक का जो बिहेवियर है ना, या यहां से यहां तक का जो रीजन, थोड़ा खींच देता हूं, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, इसी में एडजस्ट करते हैं। ये यहां से ये यहां तक का ये जो आपको रीजन दिख रहा है, क्या ये प्लास्टिक रीजन है? ये सुनो, इलास्टिक और प्लास्टिक, ऐसा है। प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक समझता है? प्लास्टिक में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि क्या बी पॉइंट के बाद अगर आप स्ट्रेस हटा भी लोगे तो क्या वायर सिर्फ पार्शियली ही अपना शेप या साइज रीगेन कर पाएगा? इट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज कंप्लीटली, सिर्फ पार्शियली ही रीगेन करेगा। भाई यही तो प्लास्टिक्स में होता है। प्लास्टिक बिहेवियर क्यों बोला? प्लास्टिक बिहेवियर इसलिए बोला क्योंकि प्लास्टिक्स को जैसे आप खींचते हो तो क्या वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप या साइज में कंप्लीटली रीगेन हो पाता है? पार्शियली हो पाता है, कंप्लीटली नहीं हो पाता है। जैसे क्ले है, क्ले समझता है ना, है ना, क्ले को खींचा, कुछ नहीं हुआ रे, उसी शेप या साइज में आ गया, ऐसा है। तो यहां से यहां तक के रीजन में उसका जो बिहेवियर होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक बिहेवियर। कैसा है? प्लास्टिक बिहेवियर। और इन दोनों रीजन्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है पहले इतना छापा है, ठीक है, बताता हूँ। इलास्टिक रीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, प्लास्टिक रीजन की क्या इंपॉर्टेंस है। बोलो भाई, इतना छाप लिया? यस, इतना छाप लिया, आगे बढ़े। बेस्ड ऑन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, तीन तरह के हम मटेरियल्स डिफाइन करते हैं। कौन कौन से? डक्टाइल, ब्रिटल एंड इलास्टोमर्स, है ना। हेडिंग बना ले, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। वैसे मॉड्यूल में सब लिखा दिया है ना, बट फिर भी थोड़ा सा हेडिंग बना ले, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ऐसे बढ़ते जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 में हेडिंग बना ले डक्टाइल।
मॉड्यूल में पढ़ते चलते हैं। क्या हेडिंग पड़ेगी? पॉइंट नंबर 1 में हेडिंग बना ले, डक्टाइल। डक्टाइल की दोस्त डेफिनेशन ये आई क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देख, डक्टाइल की डेफिनेशन ये आई कि ऐसे मटेरियल्स इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बिटवीन इलास्टिक लिमिट एंड फ्रैक्चर पॉइंट या रप्चर पॉइंट, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एज डक्टाइल मटेरियल्स। मतलब ऐसे मटेरियल्स जो इलास्टिक लिमिट रीच होने के काफी देर बाद ब्रेक करते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं डक्टाइल। क्या बोला? इफ लार्ज डिफॉर्मेशन कटपिट तो नहीं रहा, टेक्स प्लेस बिटवीन इलास्टिक लिमिट एंड रप्चर पॉइंट। रप्चर पॉइंट बोल दो या, है ना, या फिर फ्रैक्चर पॉइंट बोल दो, एक ही है। देन मटेरियल इज कॉल्ड एज डक्टाइल। आसान भाषा में क्या मैं बोल सकता हूं? डक्टाइल मटेरियल्स के लिए जो प्लास्टिक रीजन होगा वो बड़ा होगा, जो इलास्टिक रीजन होगा वो थोड़ा छोटा होगा। ये सुनो, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल इलास्टिक लिमिट के बहुत देर बाद ब्रेक करते हैं। इनके लिए क्या मैं बोल सकता हूं? प्लास्टिक रीजन काफी बड़ा होगा, इट्स लार्ज। प्लास्टिक रीजन जो होगा ये काफी लार्ज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी मेटल्स हैं, जैसे आपको कोई पतला सा वायर बनाना है, उसको, है ना, पीट पीट के बड़ा करना है। कोई मेटल की शीट बनानी है, आई मीन एल्यूमिनियम की शीट बनानी है, टिन की शीट बनानी है, कॉपर की शीट बनानी है, यस और नो, तो उसको ठोक ठोक के तो बड़ा करना है। मतलब आप उस पर स्ट्रेस लगाते जाएं और उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होते जाए। क्या यही तो अपनी रिक्वायरमेंट है? यस और नो। तो इस तरह के जो मटेरियल्स हैं उनका यूज यही है ना। आपको बड़े बड़े वायर बनाना है ना, मेटल की शीट बनाना है, तो ऐसे मटेरियल्स की वहां पे रिक्वायरमेंट होती है। यस और नो। आपको मेटल की शीट बनानी है तो आपके पास इतना सा क्यूब का ब्लॉक है ना, मेटालिक ब्लॉक है, उसको ठोक ठोक के बड़ा सा शीट बनाना है। तो आपने उसमें, है ना, स्ट्रेस लगाए जा रहे हैं, तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई, मतलब उसमें प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऑल टाइप्स ऑफ मेटल। क्या है दोस्त? एग्जाम्पल ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स। जैसे 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 एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया। समझ पा रहे हो तुम लोग? इनको बोलते हैं क्या? डक्टाइल। इलास्टिक लिमिट के काफी देर बाद खींचते रहो, काफी देर बाद ब्रेक करता है। ठीक है, छापते चले। बोलो भाई, कितना हो गया? जी सर। यस। आगे बढ़े। कितना छाप लिया? पॉइंट नंबर 2 में एडिंग वाला है। दूसरे तरह के मटेरियल्स आए जिनको हम बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलता है? ब्रिटल। ऐसे मटेरियल्स विच ब्रेक सून आफ्टर रीचिंग दिस इलास्टिक लिमिट, जो इलास्टिक लिमिट के रीच होने के बहुत जल्दी बाद शहीद हो जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं क्या? राइट, ब्रिटल। देखिए, if the material breaks very soon after reaching elastic limit, then such materials they are called as brittle. जल्दी ब्रेक कर जाते हैं।
मतलब क्या ऐसे मटेरियल्स के लिए प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा मिलेगा? डल रिस्पॉन्स, क्योंकि बी पॉइंट पे बहुत जल्दी ये लोग शहीद हो जाते हैं। तो क्या प्लास्टिक रीजन, यहाँ पे प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा है, क्या इनके लिए प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होगा? ये सुनो, यहाँ पे जो प्लास्टिक रीजन होगा, ये दोनों में डिफरेंस है, डक्टाइल में और ब्रिटल में। प्लास्टिक रीजन इज वेरी स्मॉल। क्या? जैसे जैसे से फॉर एग्जांपल जैसे कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, इलास्टिक लिमिट रीच हुई और बहुत जल्दी ब्रेक हो गए, जैसे ग्लास है, जैसे सेरामिक प्रोडक्ट्स हैं, तुम लोगों ने फील किया होगा, जैसे कोई ग्लास का क्यूब है, ग्लास का कप है ना, ग्लास का प्लेट है, थोड़ी सी हाइट से छोड़ दो तो कट से टूट जाता है। ये सुनो, क्या तुम्हारे साथ भी जीवन में ऐसा हुआ है कि नहीं? और क्या तुमने इसके चलते मार खाई कि नहीं? मैंने तो बहुत खाई है। ये सुनो। ठीक है, और अगर अभी तक नहीं खाई है तो अब खा सकते हो। एक आइडिया दो। बोलो सर कैसे आइडिया देते हो? अभी क्लास की छुट्टी के बाद घर में किचन के पोर्शन में घुसना। कहाँ घुसना? किचन के पोर्शन में। देखो, रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट एट योर ओन रिस्क। ठीक है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये अपनी खुद की रिस्क पर रिपीट करना। ठीक है, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं बस तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, बहुत दिन से अगर तुम्हारी कुटाई नहीं हुई है, ठीक है, और कुटाई के मजे लेने हैं, ठीक है, मम्मी पापा से, तो सुनना ध्यान से। देख, किचन में घुसना भी, ठीक है, किचन में क्या है, बहुत सारे सेरामिक प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं, क्ले के, पॉटरी के, है ना, ग्लास के, ठीक है, टाइल्स के, है ना, रखे रहते हैं। तो उनको एक एक करके उठाना और किसी हाइट से ड्रॉप करना। ठीक है, किसी हाइट से, अच्छे खासे हाइट से ड्रॉप करना, खचाक खचाक खचाक। तो यूल फाइंड दैट कि जैसे ग्लास का होता है ना, कुट करके टूटता है, कटाक टूटता है, कटाक टूटता है, बहुत जल्दी ब्रेक कर देता है। कोई पूछे क्या कर रहे हो, बोलना है चेक कर रहे हैं डक्टाइल क्या होता है, ब्रिटल क्या होता है। उसके बाद तुम्हारा जो जो चेक होगा, समझ रहा ना बेड़ो? जैसे जैसे चेक होगा वो अपना देख लेना। समझ रहा ना? अरे मैं कंसेप्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम लोग फील कर पा रहे हो? समझ रहा ना बेड़ो? है ना? तो कंसेप्ट जो समझा रहा हूँ समझ पा रहे हो तुम लोग? है ना? जैसे ग्लास है तो उसको थोड़ा ही खींचा, पुट करके टूट गया। ऐसे वायर की तरह नहीं, मेटालिक वायर खींचते जा रहा, खींच रहा, अबे अब तो टूट जा। टूट ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, ग्लास में तुरंत टूट जाता है। ट्राई करके देख लेना, बट ट्राई एट योर ओन रिस्क। ऐसा मत बोलना सर ने बोला है। सर की कुटाई करवा दो रे। ठीक है, सर पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं बच्चों को। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ रे, समझ ना, है ना? चल, तो पहले इतना झापे फिर आगे बढ़ेंगे। जी सर, इतना झाप लिया। यस, आगे बढ़े। अब इसमें सर आखिरी तरह के मटेरियल्स आए, उनको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। ये तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं है, अलग से लिख ले। एक मस्त सेटिंग बनाए सब लोग, बस 10 मिनट और है ना, फिर छुट्टी करो। ठीक है, सब लोग एक मस्त सेटिंग बनाए, इलास्टोमर्स। सेटिंग पड़ेगी इलास्टोमर्स, ये मॉड्यूल में नहीं है, अलग से मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, सब लोग एक नया हेडिंग बनाए। मॉड्यूल में सब कुछ थोड़ी मिलेगा, कुछ यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, हेडिंग बना। सब लोग पॉइंट नंबर 3 हो गया ना? क्या? इलास्टोमर्स। पहले लिख ले, है ना, डेफिनेशन लिख ले, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 लाइन का डेफिनेशन लिख ले। द मटेरियल्स which have only elastic region, the materials which have only elastic region and no plastic region, and no plastic region, no plastic region are called as
elastomers are called as elastomers. For example, rubber. For example, rubber. बोलो भाई, क्लियर डेफिनेशन। ऐसे मटेरियल्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक रीजन होता है, जिनमें सिर्फ इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता है, उनको बोलता है इलास्टोमर्स। क्या बोला, ध्यान सुना। ऐसे मटेरियल्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक रीजन, दैट इज इनके पास नो प्लास्टिक रीजन, नो प्लास्टिक, दिस इज आवर मोटो, है ना। नो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक रीजन, राइट। जिनमें कोई प्लास्टिक रीजन, मतलब जिनमें ये रीजन दोस्त एब्सेंट होता है, सिर्फ उनके पास इलास्टिक रीजन होता है, ये वाला रीजन मिसिंग होता है। अमेजिंग, है ना। जैसे से फॉर एग्जांपल रबर, आवाज नहीं आई, जैसे रबर है, क्या आप सिर्फ और सिर्फ रबर को खींच सकते हो? जैसे रबर है, रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड से नहीं खेलते हो तुम लोग, बचपन में खेलते होगे, है ना। ये देख, खींच रहा है, 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 खींच रहा है। क्या तुम रबर को जितना भी खींच के छोड़ दो, क्या वो कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप या साइज को रीगेन कर लेता है? जितना मर्जी सोच, खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, मतलब क्या जब वो टूटने वाला है, क्या तब भी वो 100% इलास्टिक है? मतलब क्या रबर मरते दम तक इलास्टिक होता है? मरते दम तक इलास्टिक, मतलब जान चली जाए, इलास्टिसिटी नहीं छोड़ेगा। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं क्या, इलास्टोमर्स। यस और नो? सोच, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, जब वो टूटने वाला है, बिल्कुल मरने वाला है ना, शहीद होने वाला है, तब भी क्या उसको अगर छोड़ेगा तो क्या कंप्लीटली अपने ओरिजिन शेप या साइज को रीगेन कर लेगा? तो क्या रबर मरते दम तक इलास्टिक है? उसमें क्या कोई भी प्लास्टिक रीजन नहीं है? यस और नो? तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं क्या, इलास्टोमर्स। फंडा क्लियर हुआ? छाप लेते। बोलो भाई, इतना हो गया? आगे बढ़ा जाए। एक छोटा सा कंसेप्ट आया रिगार्डिंग दिस ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। मजेदार कंसेप्ट है ना, हेडिंग वाले, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट बेस कई सारे सवाल पूछे जा चुके हैं, नीट में भी और जेईई मेंस में भी, है ना। तो देखो, ऐसे ही पढ़ते चलो, आते चलते हैं। मॉड्यूल में ये सब दिया हुआ है ना। मॉड्यूल में डेफिनेशन पढ़ते चलो, आते चलते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है बॉस? इट्स ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्या है? ब्रेकिंग स्ट्रेस। आ जाए, ब्रेकिंग न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? पता चली तुम लोगों को? तो आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। जैसा इसका नाम है वैसे इसका मतलब भी है। क्या? द अप्लाइड स्ट्रेस एट विच द वायर ब्रेक्स इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग स्ट्रेस। वायर पे इतना स्ट्रेस लगा दे कि वो ब्रेक होना शुरू कर दे। वायर का टूटना तय है, ये डी पॉइंट पे ही डिसाइड हो चुका है। तो क्या डी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये जो स्ट्रेस दिख रहा है, क्या यही तो है अपना ब्रेकिंग स्ट्रेस? डबल रिस्पांस, यस और नो? है ना, तो बोलो भाई। Yes, sir. The applied stress Yes. at which the wire breaks, that is called as breaking stress. क्या definition आई? वो applied stress, वो applied stress जिसके corresponding wire starts breaking, wire, देखो ब्रेक तो यहाँ पे आके करता है, लेकिन प्रोसेस तो शुरू हो चुका है। यहां तक आपने स्ट्रेस लगा दिया, फिर आप स्ट्रेस हटा भी लें तो भी क्या वायर अपने आप फ्रीली फ्लो करना शुरू कर देता है लाइक अ लिक्विड, और उसके बाद इवेंचुअली ई पे अपने आप टूट जाता है। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके टूटने का प्रोसेस शुरू हो गया है, टूटना तय है, ये बात डी पे डिसाइड हो चुकी है ना। तो देखो, द अप्लाइड स्ट्रेस एट व्हिच द वायर स्टार्ट्स ब्रेकिंग is called as breaking stress. इसको सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं। और ध्यान रखें, ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ
द मीडियम। ये वायर के मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे कॉपर है तो उसका सिग्मा फिक्स होगा, एल्यूमिनियम है उसका सिग्मा फिक्स होगा, है ना। सिग्मा क्या है दोस्त? इट्स प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, है ना। एक गिवन मटेरियल के लिए सिग्मा फिक्स हो जाएगा, है ना। अगर आपने मटेरियल फिक्स कर दिया तो दोस्त सिग्मा फिक्स हो गया, ऐसा है। अब जैसा ब्रेकिंग स्ट्रेस आता है ऐसे ही ब्रेकिंग फोर्स भी आता है ना। एक ये भी एक कंसेप्ट है ना। पहले तो मैं चैप्टर बताता हूँ, बस 5 मिनट और, है ना, छुट्टी कर रहा हूँ। बोलोगे कितना होगी? यस, डन डन डन। कितना हो गया? आगे बढ़े। जैसा ब्रेकिंग स्ट्रेस हम लोग डिफाइन किया ना, वैसे एक और कंसेप्ट आता है जिसको बोलता है ब्रेकिंग फोर्स। क्या आता है दोस्त? ब्रेकिंग फोर्स। भाई ऑब्वियस ही बात है, फोर्स लगाओगे तब तो स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो ध्यान रखें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मेटल ऑफ द वायर, ब्रेकिंग फोर्स इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मेटल ऑफ वायर। क्या ब्रेकिंग फोर्स विल डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर? ये सुनो भाई, जैसे ये आपका वायर टंगा है सीलिंग से, आपने मान लो एफ फोर्स लगा के इसको ब्रेक कर दिया, तो क्या ब्रेकिंग स्ट्रेस हुआ एफ अपॉन एरिया? ये देखिए, देख एवरीवन सी दिस, ये देख ये वायर है ना, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उस पे ये फोर्स लगाया, तो क्या ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया दिस फोर्स डिवाइड बाय दिस एरिया? ये सुनो, तो क्या ब्रेकिंग स्ट्रेस में लिखूंगा एफ बाय ए। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस तो फिक्स है, लेकिन क्या ब्रेकिंग फोर्स विल डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? क्या एरिया जितना छोटा होगा कम ब्रेकिंग फोर्स लगेगा? क्या एरिया जितना बड़ा होगा उसको तोड़ने के लिए क्या उतना ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स लगेगा? डल रिस्पॉन्स। ये फंडा है। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, ब्रेकिंग फोर्स इट वेरीज विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, है ना। इस पे बेस सवाल पूछे गए हैं ना अभी तुम लोग, ठीक है, वर्कशीट बनाना शुरू करोगे समझ में आएगा। तो ध्यान रखें ध्यान रखें ध्यान रखें, जो ब्रेकिंग फोर्स होता है इट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। क्या? इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसा है। क्या एरिया जितना कम एफ उतना कम, क्योंकि सिग्मा तो कांस्टेंट है, एरिया बढ़ाएंगे ब्रेकिंग फोर्स बढ़ेगा, है ना। देखो सिग्मा दोस्त कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट मतलब एफ बाय ए कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट मतलब एफ बाय ए कांस्टेंट है। ए जितना बढ़ाएंगे एफ उतना बढ़ेगा, ए जितना बढ़ाओगे एफ उतना बढ़ेगा, एंड वैसे वर्सा, ए जितना घटाएंगे एफ उतना घटेगा। तो ध्यान रखें, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, ब्रेकिंग फोर्स इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, ब्रेकिंग फोर्स फर्दर डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया जितना कम उसको तोड़ने के लिए उतना कम फोर्स लगेगा, एरिया जितना बड़ा उसको तोड़ने के लिए उतना तोड़ू फोर्स लगेगा, तोड़ने के लिए तोड़ू फोर्स अच्छा ले। बोलो भाई इतना होगा? यस, इतना चाहिए। जी सर, कितना हो गया? So this is all we have for curve between stress and strain. I hope you enjoyed the curve. सारे के सारे जो कर्व रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं सारे क्लियर हुए कि नहीं, मजा आया कि नहीं? ठीक है,
अब और थोड़ा सा मजा लेते हैं, ठीक है सब लोग। हाँ हाँ चलो अच्छा, थोड़ा सा रह गया, अब इसमें ज्यादा बचा नहीं है रे, है ना। अब इसमें दो छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, वो हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अमेजिंग कंसेप्ट है ना, सवाल जनरली पूछता ही पूछता है। अदर वन इज थर्मल स्ट्रेस, उसमें हीट एंड थर्मल को थोड़ा सा उसने रिलेट किया है ना। तो नेक्स्ट क्लास वुड बी द फाइनल क्लास है ना ऑफ इलास्टिसिटी। थोड़ा सा इसमें सवाल ज्यादा है नहीं, उड़ जाएंगे, ठीक है। सब लोग वर्कशीट पहुंचे, सब लोग पेज नंबर 82 में आ जाए, है ना। तो इसमें इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 आई होप तुम लोग बना लिए होगे, और नहीं बनाए हो तो अब बना लो, है ना। और ब्रेकिंग स्ट्रेस, इसमें 3 सवाल है, ठीक है। तो 6 + 3 9, ठीक है। तो इसको जो है आज की अपनी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। कल जो है हम लोग वही ट्यूसडे को 12 to 1:30 कल इसको वाइंड अप कर लेंगे, राइट। और उसके बाद वेडनेसडे से होपफुली, है ना, वी शैल बी स्टार्टिंग विद लेवल 2 ऑफ वेव्स। वेव्स की लेवल 2 करेंगे, उसके बाद फ्लूइड्स की लेवल 2, उसके बाद फिर कैपेसिटेंस पाएंगे, ठीक है। कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, सब कुछ अच्छे से करेंगे, प्रॉपर्ली एंड थॉरोली, ठीक है भाई। तो आज की यही तो वाइंड अप करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, Thank you, sir. Thank you, sir. बाय एवरीवन, बाय बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।